Good morning, students. Today we will start chapter 16 from the geography, that is human environment, settlement, transport, and communication. Starting from glossary, first is settlement, a cluster of house where people live. Settlement वो जगह होती है जहाँ पे सारे लोग रहते हैं. Rural settlement, a settlement in which most of the people are engaged in primary activities. रूरल सेटलमेंट वो होती है जहाँ पे जो लोग हैं ज़्यादातर कौन सा काम करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं एग्रीकल्चर. अर्बन सेटलमेंट, अ सेटलमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज़. ऐसी सेटलमेंट जहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, अ सिस्टम ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल. कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे सामान को और लोगों को कैरी किया जा सके उसे बोलेंगे ट्रांसपोर्ट. कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाना, अपना मैसेज पहुंचाना, दैट इज़ कम्युनिकेशन. इंटरनेट, अ नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कैन एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू देमसेल्व्स. एक ऐसा नेटवर्क जो कि सारे वर्ल्ड में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जिसके थ्रू हम इंटरनेट बोलेंगे. मास मीडिया, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम. मास कम्युनिकेशन मतलब जब हम अपनी बात को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे मास मीडिया. Our topic is human settlement. Settlement are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlement grew near the river valleys as water was available and land was fertile. तो सेटलमेंट वो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे अपने घर बनाकर रहते हैं. पहले जो लोग हैं वो जंगलों में और पेड़ों पे और गुफाओं में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया तो उनके लिए नेसेसरी हो गया कि उन्हें उसके आसपास ही कहीं अपना घर बनाना पड़ेगा. तो लोग जो अपने घर हैं, सेटलमेंट हैं, वो आसपास किसके, रिवर के या फिर वैलीज़ के आसपास बनाते थे जहाँ की वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो, ताकि वो अपने खेतों को पानी दे सकें और वहाँ की जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है. विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकेम लार्जर. सेटलमेंट फ्लरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज. जैसे जैसे ट्रेड, कॉमर्स मतलब व्यापार बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, तो वैसे वैसे सेटलमेंट भी बड़ी होती गई. सेटलमेंट मतलब जो रहने की जगहें हैं वो भी बढ़ती गई धीरे धीरे. और ऐसे ऐसे लोगों ने जो रिवर, नदियों के आसपास बड़े बड़े शहर बनने शुरू हो गए. Every settlement needs a source of water. So the first cities like those of Mesopotamia, Egypt and Indus Valley developed near rivers where water was available in plenty. हर सेटलमेंट की ये नीड थी कि उसको पानी चाहिए ही चाहिए. तो जो स्टार्टिंग की सिटीज़ हैं, जो सबसे पहले सिटीज़ बनी, वो इजिप्ट, इंडस वैली, ये सारी किसके आसपास थी, नदियों के आसपास थी, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था. Fertile soil and moderate climate encourage agriculture and various economic activities. Such constituents are usually found in plains. Hence, most settlements are located in plains. The alluvial plains of India and China, for example, are crowded with settlements. Plains also have flat land. This favors the development of means of transport and communication, which encourages trade. The junction of transport routes are good site for settlements. तो फर्टाइल सॉइल के साथ साथ अच्छा मौसम भी बहुत बड़ा फैक्टर था खेती के लिए. तो ये कहाँ पर पाया जाता था, मेनली प्लेन्स में. तो जो काफ़ी सारी सेटलमेंट हैं वो प्लेन्स में भी लोकेटेड थी. और सबसे ज़्यादा सेटलमेंट जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली हैं वो कहाँ पे थी, एलोवियल प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड चाइना में. प्लेन्स में फ्लैट लैंड भी थी, मतलब कोई भी उबड़ खाबड़ नहीं, प्लेन लैंड भी होती थी वहाँ पे. तो इसलिए प्लेन लैंड होने के कारण वहाँ पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को भी बढ़ावा दिया गया और काफ़ी सारे रूट्स बना दिए गए, जिसके कारण वहाँ पे सेटलमेंट है वो और भी आसान हो गई. द डिज़ाइन ऑफ हाउस इन द सेटलमेंट एंड द मटीरियल ऑफ विच दे आर बिल्ट ऑफन डिपेंड ऑन द नेचुरल कंडीशन एट द साइट. फॉर एग्जाम्पल, in places where it rains or snow, a lot of houses may have slanting roof that allow the rain or snow to slide off. In places that get flooded very often, the houses may be built on slides or raised platform. In warm places, you may find many houses made of mud.
These houses are cool in hot weather and warm in cold weather. In forested areas, wood is commonly used to build houses, and in hilly areas or stony areas, many houses are built of stones. तो अब हमें बताया गया है कि वहाँ पे जो घर होते थे वो किस तरह के होते थे, उनका एक प्रॉपर डिज़ाइन होता था। जैसे उनकी जो छतें थी वो स्लांट शेप में थी, ताकि जो स्नो है वो उसके ऊपर जमी ना रहे, घरों की छतों के ऊपर वो फिसल जाए नीचे की ओर। और कुछ हाउसेस थे जो कि काफ़ी ऊंचाई पे बनाए गए थे। और जितनी भी वार्म प्लेसेस थी, गर्म प्लेसेस थी, मतलब जो भी जहाँ पे ठंड कम होती थी, वहाँ पे जो हाउसेस है वो मिट्टी के बनाए गए थे ताकि वो ठंडे रहें। और जो फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ पे जो वुड थी, जो लकड़ियाँ थी, वो ज़्यादातर घर बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी, और हिली एरियाज़ में जो स्टोन्स हैं उनके घर बनते थे। नेक्स्ट है रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स। ऑन द बेसिस ऑन द टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन प्रैक्टिस्ड बाय मोस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स, अ सेटलमेंट मे बी रूरल और अर्बन। लोगों के काम के ऊपर डिपेंड करता था कि जो उनकी सेटलमेंट है वो रूरल है या अर्बन। इन रूरल सेटलमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एक्सेट्रा। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज बिकॉज द प्रोडक्ट आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। विलेजेस आर एग्जाम्पल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो रूरल सेटलमेंट में वो लोग रहते थे जो कौन से काम करते थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फिशिंग से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। ये सारी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि इनके जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो डायरेक्ट नेचर से आते हैं, उनमें कोई भी हम मिलावट करके कुछ और नहीं बनता उसका। तो गांव में ज़्यादातर रूरल सेटलमेंट देखी जाती है। इन अर्बन सेटलमेंट मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज सच एज मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग इन विच द प्रोडक्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। सच एक्टिविटीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज। टाउन्स एंड सिटीज आर एग्जाम्पल ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट्स में वो लोग रहते थे जो ज़्यादातर क्या काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो भी सामान आता था उसमें कुछ मिक्स करके जब वो फर्दर कोई नया प्रोडक्ट या नई चीज़ बनाते थे उसे बोलते थे सेकेंडरी एक्टिविटी। तो ये लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़, जो लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ का काम किया करते थे, वो अर्बन सेटलमेंट में आया करते थे। जो शहर हैं बड़े बड़े और कस्बे हैं, उन्हें अर्बन सेटलमेंट में काउंट किया जाता है। Next is compact and dispersed settlement. A settlement in which the buildings are located very close to each other is called a compact settlement. Such settlements are usually found in plains where the physical conditions are ideal for building homes. A settlement in which buildings are located far apart is called dispersed or scattered settlement. Such settlements are often found in mountainous or densely forested regions. There are also found where farmlands occupy large area and as in the temperate grassland of North America and Australia. तो कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स सेटलमेंट कौन सी होती हैं? तो जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट वो वाली सेटलमेंट होती है जहाँ पे जो घर हैं और बिल्डिंग्स हैं या फिर वो बिल्कुल पास पास बनाई जाती है, वो होती है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। और ये ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पे जो लैंड है वो प्लेन हो। और जो डिस्पर्स सेटलमेंट वो होती है जहाँ पे घर जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उससे बोला जाता है डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड सेटलमेंट। ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ पे होती है जहाँ पे जो लैंड है वो प्लेन नहीं होती, उबड़ खाबड़ जगह होती है। वहाँ पे जो घर हैं वो एक साथ नहीं बनाए जाते, थोड़ी दूर दूर बनाए जाते हैं जहाँ भी लोगों को सूटेबल जगह मिलती है। नेक्स्ट वी हैव परमानेंट और टेम्परेरी सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट वो सेटलमेंट होती है जो कि छोटे टाइम के लिए बनाई जाती हैं, जहाँ लोग थोड़े कम समय के लिए रहते हैं। जैसे कि लोग कोई शिकार करने गए या कुछ गैदरिंग करने गए हैं या फिर कोई कल्टीवेशन करने गए हैं, तो उसके आसपास जब अपने रहने की जगह बना लेते हैं तो उसे बोलेंगे टेम्परेरी सेटलमेंट। लेकिन वो परमानेंटली वहाँ पे नहीं रहते, वो जब उनका वो काम हो जाता है वो वापस आ जाते हैं। उसी तरह जो लोग अपने घर को और बिल्डिंग्स परमानेंटली किसी जगह पे बनाते हैं, परमानेंटली वहीं रहते हैं हमेशा के लिए, उसे बोलेंगे परमानेंट सेटलमेंट। Next topic is transport. Transport includes the various means by which people and goods can be moved from one place to another. Transport क्या है जिसके थ्रू हम goods और लोगों को, goods मतलब सामान को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। After that we have origin of transport. Initially the movement of people and goods was a time consuming and tiring process. At distance had to be covered on foot and people had to carry their own goods. Later on, domesticated animals can be used as a means of transport. This practice continues even today, especially in places that cannot be reached by modern means of transport. In the Tibetan highland, for example, yaks are used to transport goods and people. Llamas are used in the Indus mountain. Camels are in the hot desert of Asia and Africa, and horses in the European steppes.
ओरिजिन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो पहले पहले लोग जो है वो पैदल ही इधर से उधर जाते थे, अपना सामान भी खुद उठाकर पैदल इधर से उधर जाते थे। इससे बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था, लोगों को 15-15, 20-20 और महीना महीना भी लग जाता था। उसके बाद लोगों ने जो अपने पालतू जानवर थे उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ऐसी जगहें जहाँ पर कि ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन ना पहुँच पाए, वहाँ पे एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। जैसे कि तिब्बत में याक्स जो होते हैं उन पे गुड्स को इधर उधर लेके जाया जाता था। और माउंटेन्स में, इंडस माउंटेन्स में लाइमास के ऊपर सामान को शिफ्ट किया जाता था। कैमल्स यूज़ होते हैं हॉट डेजर्ट एरियाज़ में, एशिया और अफ्रीका के, और यूरोपियन कंट्रीज़ में हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है। Next paragraph. After the invention of the wheels, means of transport improved and gradually become merchandise. How we have speedy means of transport such as trains, motor car, and aeroplanes. Today, a journey from Kolkata to Chennai which would take many months by animal-driven cart, take less than 30 hours by rail or road, and about 2 hours by plane. Transport facilities are usually most developed between urban centers. An efficient transport network connecting cities, towns, factories, farms, and ports contribute to economic development by ensuring the easy movement of people, raw material, and products. उसके बाद व्हील की इन्वेंशन के बाद क्या हुआ कि जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी बड़ा, ट्रांसपोर्ट ने काफ़ी बड़ा रूप ले लिया, और ट्रेन्स बनी, मोटर कार्स बनी, एरोप्लेन्स बनने लग गए। पहले जैसे कोलकाता से चेन्नई जाने में लोगों को महीना महीना लग जाते थे, और अगर कोई सी कार्ट के थ्रू भी जाता था तो भी इतना टाइम लग जाता था। लेकिन अब रेल के थ्रू, रोड के थ्रू मुश्किल से 30 घंटे लगते हैं, और अगर बंदा प्लेन में जाए तो उसे सिर्फ 2 घंटे लगते हैं। तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं, जो अर्बन एरिया से, जो कि जहाँ पर शहरी एरियाज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई धीरे धीरे, और इसकी वजह से सिटीज़ और टाउन्स, फैक्ट्रीज़, फार्म, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे। यहाँ पर पहुँचना आसान होता गया, और लोगों का बिजनेस करना, और लोगों को अपना सामान लेके आना, रॉ मटेरियल कुछ भी चाहिए उन्हें, तो वो ईजिली शहरों से ला सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मोड्स डिस्कस करेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू।